आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में टोटल आपके एग्जाम 133 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 20/1/2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पर आज हम लोग 20/1/2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बाकी जो भी आपको यहाँ पर पीला में देखने को मिल रहा है वो सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर पहले ही करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक शहर का नक्शा जो है 1:150,000 के पैमाने पर तैयार किया गया है। इस नक्शे पर दो शहर ए और बी के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ए और बी के बीच की दूरी यहाँ पर सेंटीमीटर में कितनी दी गई है, तो 6 सेंटीमीटर दिया गया। लेकिन वास्तविक दूरी किस में पूछा जा रहा है, किलोमीटर में पूछा जा रहा है। तो इस सेंटीमीटर को क्या करेंगे, किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर को सबसे पहले मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे और इसे फिर ये आपका क्या बन गया, अभी मीटर में बन गया। फिर मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ये आपका पूरा किस में चेंज हो गया, किलोमीटर में चेंज हो गया। फिर क्या चाहिए, इसके पैमाने पर हमें तुलना करना है। तो क्या करेंगे, ये जो आपका 1,50,000 उसे क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे ऊपर की ओर लिखेंगे। यहाँ पर आपका 4 शून्य हो जाएगा बटा नीचे 1। हल करेंगे, उन दोनों शहरों के बीच की आपकी क्या आ जाएगी, वास्तविक दूरी आ जाएगी। तो हल कर लेंगे, 3 शून्य चला गया। 150 को 50 से काटेंगे तो ये 2 बार में, सॉरी ये 3 बार में, ये आपका कितने बार में, 2 बार में चला जाएगा। 2 से 6 आपका 3 बार में चला जाएगा। तो 3 × 3 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 × 9 किलोमीटर उन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी आएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि शारीरिक शिक्षा के एक शिक्षक को 96 बल्ला और 180 गेंदों को कुछ खिलाड़ियों के बीच इस प्रकार वितरित करना है कि सभी खिलाड़ियों को बल्लों की समान संख्या प्राप्त हो। इसी प्रकार सभी खिलाड़ियों को समान संख्या में गेंद भी प्राप्त हो। तो उपहार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो करना कुछ नहीं है, इन दोनों जो संख्याएं दी गई है, बल्लों और गेंदों की संख्या दी गई है, उनका क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। जो आपका एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक होगा वही आपकी क्या होगी, खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या होगी। तो 96 और 180 का आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 96 नहीं होगा, 48 नहीं होगा, आपका 24 नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आपका 16 भी नहीं होगा, 12 होगा। यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा, 12। 96 और 180 का जब आप एचसीएफ निकालेंगे, अगर आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते डायरेक्ट, तो आप कॉपी पेन निकाल कर देख लीजिएगा, एचसीएफ आपका 12 ही आएगा। तो यही क्या होगा, अधिकतम छात्रों की यानी कि खिलाड़ियों की संख्या होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि √7 + √9 × √7 - √9 का वैल्यू क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपका a + b × a - b रहे तो असल में किसका फार्मूला होता है, a² - b² का ये फार्मूला होता है। तो ये यहाँ पर क्या है, इसे कुछ समय के लिए a मान ले, इसे b मान ले, तो ये a + b है। फिर यहाँ पर क्या है, a - b है, यानी कि इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a² - b², यानी कि √7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, और माइनस √9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो 7 - 9 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, -2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य यानी कि मीन कितना होगा। तो मैंने आपको कल वाले वीडियो में ही बताया था कि जब आपके विषम प्राकृतिक यानी कि प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत यानी कि माध्य पूछे तो उनका माध्य का फॉर्मूला सीधा क्या हो जाता है, यन। यन मतलब आपका क्या हो जाता है, नंबर ऑफ टर्म होते, यानी कि जितनी संख्या होगी वही आपका क्या हो जाएगा, उन संख्याओं का औसत होगा, यानी कि विषम संख्याओं का माध्य होगा।
तो ये माध्य निकालने का फॉर्मूला हो गया। जब आपसे योग यानी कि सम पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, यन स्क्वायर, यानी कि नंबर ऑफ टर्म का स्क्वायर होता है। तो माध्य आप यन और योग यानी कि सम यन स्क्वायर ध्यान रखिएगा। तो टोटल यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टर्म है, 8 है। टोटल कितने, 8 है। तो 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य भी कितना हो जाएगा, 8 ही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अगर योग पूछा जाता तो 8 का स्क्वायर कर देते, 64 हो जाता, लेकिन औसत है तो 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक संख्या में पहले 5% की कमी की गई, फिर 5% की वृद्धि की गई। तो आपसे पूछा जा रहा है कि शुद्ध वृद्धि या फिर कमी कितनी होगी। तो यहाँ पर जो है ओवरऑल वृद्धि या फिर कमी निकालने के लिए जब एक ही संख्या में यानी कि कंजिक्यूटिव वृद्धि या फिर कमी हो और ओवरऑल वृद्धि या फिर हमें कमी निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या हो जाता है, तो फार्मूला आपका होता है a + b + a × b/100 होता है। ये आप ध्यान रखिएगा फार्मूला। तो यहाँ पर a क्या है, 5% की कमी हो रही है यानी कि -5। b क्या हो रहा है, 5% की वृद्धि हो रही है तो +5। यहाँ पर प्लस a क्या है, -5, b क्या है 5 × 5, बच्चा नीचे कितना हो जाएगा 100। तो +5 -5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 5 × 5 = 25, प्लस माइनस 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0.25% आ जाएगा। और किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये जो आपका माइनस में आया इसका मतलब क्या हमें संकेत दे रहा है कि कमी हो रही है। अगर यहाँ पर प्लस में आंसर आता तो वृद्धि होती, लेकिन यहाँ पर माइनस में आंसर आ रहा है तो 0.25% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। प्लस में रहता तो वृद्धि, माइनस यहाँ पर साइन आया तो यहाँ पर कमी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दिए आपसे पूछा जा रहा है कि 1 + tan 15 cot 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो cot 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 15 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि cot 75 = tan 15 डिग्री होता है। ये मैंने चेंज करने के लिए पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ भी आपका tan 15 डिग्री है, यहाँ भी आपका tan 15 डिग्री, तो tan × tan कर देंगे, tan² 15 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 + आपका tan² 15 डिग्री। तो आपसे यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि इसे हल करेंगे तो 1 + tan² थीटा का आपको पता होना चाहिए कि 1 + tan² थीटा बराबर क्या हो जाता है, sec² थीटा होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 1 + tan² 15 डिग्री का वैल्यू आपका हो जाएगा sec² 15 डिग्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए जिनमें से 3 जो है किसी तरह से समान है और एक असंगत है। उस विकल्प का चयन करें जो शेष विकल्पों से असंगत है, यानी कि कौन सा ऑप्शन जो है बाकी 3 से अलग है। तो जब यहाँ पर ये संख्याएं दिखेंगी, क्या दिया गया, 0.120 1200 12000, इस तरीके से आगे भी ये संख्या चली जा रही है, यानी कि इसका कोई भी अगर अंत नहीं हो रहा है तो इसे a/b फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, और जिसे a/b फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, यानी कि अपरिमेय संख्या होता है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। फिर उसी तरीके से पाई काफ़ी लोग समझ जाते कि ये जो है परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर है, लेकिन पाई आपका रैशनल नंबर नहीं होता, क्योंकि पाई का मान हमें जो है मेंसुरेशन में बताया जाता है कि 22/7 होता है, लेकिन ये सिर्फ मेंसुरेशन के लिए होता है, लेकिन असल में इसका वैल्यू 3.14 आगे भी इस तरीके से चलता चला जाता है। तो ये एक तरीके से क्या होता है, मैं बता चुका हूँ कि जब भी पॉइंट के बाद अगर अंकों का अंत ही नहीं होगा, तो जब भी किसी अंकों का अंत ही नहीं होगा तो उसे a/b फॉर्म में हम लोग चेंज ही नहीं कर सकते। तो a/b फॉर्म में जब नहीं लिखा जा सकता जिस संख्या को, वो क्या होता है, असल में इरेशनल नंबर होता है। तो ये भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर। यहाँ पर क्या है, 0.45 पर रेकरिंग है, तो इसे क्या कर सकते हैं, 45 जितने अंकों पर रेकरिंग है उतना 9 नीचे लिख देंगे। तो कितना है, 2 अंकों पर है तो 2 बार नीचे 9 आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, रैशनल नंबर है, ये आपका क्या है, रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। फिर उसी तरीके से √3 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका कभी भी कोई भी शांत वैल्यू यानी कि इसका कोई भी एक निश्चित वैल्यू नहीं होता, तो a/b फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। तो ये भी इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। रैशनल नंबर कौन सा है, 3। बाकी तीनों जो है, बाकी जो अन ऑप्शन है वो क्या है, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर है, बाकी सब अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक टैंक में ए और बी जो है इनलेट है,
जो इसे क्रमशः जो है 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकता है। एक आउटलेट जो है सी है पूरे टंकी को यानी कि टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली हो और ए बी सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि समय का निकालना है, तो समय निकालने का मैं पिछले वाले वीडियो में काफ़ी बार या पहले वाले वीडियो में भी काफ़ी बार बता चुका हूँ कि समय निकालने का फार्मूला क्या होता है, टोटल वर्क बाय इफिशियंसी होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया क्वेश्चन में, यहाँ पर दिया गया कि ए वाला जो इनलेट पाइप है यानी कि भरने वाला जो पाइप है वो 15 घंटे में भर सकता है और बी जो है 20 घंटे में भर सकता है और सी वाला जो है वो क्या आउटलेट पाइप है यानी कि निकासी पाइप है, तो वो कितने घंटे में खाली कर सकता है, 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 15 का 12 का और 20 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 60। 60 को 15 से डिवाइड करेंगे 4, 20 से डिवाइड करेंगे 3, 12 से डिवाइड करेंगे तो 5, यानी कि ए की कार्य क्षमता 4, यानी कि ए 4 यूनिट भरेगा, बी 3 यूनिट भरेगा, लेकिन सी जो है 5 यूनिट क्या करेगा प्रति घंटे खाली करेगा। तो यहाँ पर आप क्या करना है, तीनों मिलकर कितने समय में भरेंगे, तो भरना कितना, ये जो आपका एलसीएम आता है वही टोटल वर्क होता है। तो भरना कितना है 60 यूनिट। और जब तीनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो 1 घंटे में भरेगा कितना, 4 और 3 7 के हिसाब से तो भरेगा, लेकिन उसी समय में 5 यूनिट खाली कर दिया जाएगा, यानी कि तीनों को खोला जाएगा तो 4 3 7 -5 यानी कि 2 यूनिट प्रति घंटा भरा जाएगा। तो कुल भरना है 7 यूनिट, बटा नीचे क्या करेंगे इफिशियंसी हल करेंगे, आपका समय आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर से 30 बार में चला जाएगा, यानी कि 30 घंटे का कुल समय लगेगा यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 51 और 85 का महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ जो है 51 यम माइनस 85 के रूप में निरूपित किया जाता है तो यम का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 51 और 85 का एचसीएफ क्या होगा। तो जब आप इसे निकालने के लिए जाएंगे तो एचसीएफ आपका क्या आ जाएगा, 51 आपका 17 से कटता है और 85 भी आपका 17 से कटता है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है 17, यानी कि यहाँ पर से आपका 51 यम माइनस 85 बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ के ही बराबर है, एचसीएफ कितना है 17। तो यहाँ पर से क्या करेंगे हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 51 यम, 85 उधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 102, 51 से 102 काटेंगे 2 बार में चला जाएगा, यानी कि यम का वैल्यू कितना आ गया 2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर दिया गया है कि 16 और 40 का तृतीय अनुपाती यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का फार्मूला होता है जो कि आपको ध्यान रखना होता है। तो फार्मूला आपका क्या हो जाता है, दूसरी संख्या का स्क्वायर बटा आपका क्या हो जाता है पहली संख्या। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, ये थर्ड प्रोपोर्शनल यानी कि तृतीय अनुपाती निकालने का फार्मूला होता है। तो दूसरी संख्या कितनी है 40, 40 का क्या करना स्क्वायर, तो क्या करेंगे 40 × 40 बटा पहली संख्या कितनी है 16, हल करेंगे आपका थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि तृतीय अनुपाती आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं, 4 से काटेंगे तो ये 4 बार में, यहाँ पर 10 बार में, फिर 4 से 40 यहाँ पर 10 बार में, तो 10 × 10 आपका कितना आ जाएगा 100 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि उस घन का आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या होगा जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी, भुजा निकालनी होगी, तभी तो आयतन निकाल पाएंगे। तो किसी भी घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि साइड स्क्वायर होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। टोटल जो है एरिया कितना दिया गया 1944, तो हल करेंगे तो यहाँ पर आपका कितने बार में चला जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 × 18, फिर आपका 6 × 18, फिर आपका 6 दूनी 12, 2 6 चौक 24, यानी कि भुजा स्क्वायर बराबर 324 है। तो भुजा यानी कि साइड आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 18 सेंटीमीटर, ये आपकी साइड आ गई। पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर आयतन यानी कि वॉल्यूम पूछा जा रहा है। तो वॉल्यूम का आयतन का फार्मूला क्या हो जाता है, यानी कि घन का आयतन का फार्मूला क्या हो जाता है आपका भुजा का क्यूब यानी कि साइड का क्यूब होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो भुजा का यहाँ पर कितना आया था 18, यानी कि 18 का क्या करना होगा क्यूब करना होगा। तो 18 का क्यूब करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 18, 324 × 18, 324 × 18 करेंगे तो 18 × 5400, यानी कि 5400 से ऊपर आना चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकता, ये नीचे, ये कम है, ये कम है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। कितना होगा 5832 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12।
यहाँ पर जो है संख्याएं दी गई है और उनका क्या पूछा जा रहा है, माध्य यानी कि मीन पूछा जा रहा है। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सभी संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, m+3 m+5 m+6 m+9 m+12, टोटल कितना हो जाएगा, m आपका 5 बार m है, प्लस संख्याएं यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 3 8 6 14 9 23 और 12 कितना हो जाता है 45। इस टोटल योग को क्या करेंगे, टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें माध्य चाहिए। तो टोटल कितने संख्या है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से m+7 आएगा, क्योंकि 5 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा तो m+7 बचेगा। तो ये आपका क्या आ गया, पूरे संख्याओं का माध्य आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 सेबों के नमूनों में एक सेब का औसत भार 104 ग्राम के रूप में की गई थी। बाद में यह पाया गया कि कांटे ने प्रत्येक सेब का भार यानी कि कांटे ने प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कम दिखाया था। तो उस नमूने में एक सेब का सही औसत भार कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक सही का यानी कि एक तरीके से एक सेब यानी कि पूरे सेब का औसत भार पूछ रहा है। तो पहले जो औसत भार कितना था 104 ग्राम, और प्रत्येक सेब में जो है कितना कम जो है गणना यानी कि कम कितना भार किया गया 20 ग्राम, यानी कि अगर पहले वाले औसत में 20 ग्राम जोड़ दिया जाए तो एक सेब का सही औसत भार आ जाएगा। तो करना कुछ नहीं, 104 + 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 124 ग्राम होगा, यानी कि एक सेब का औसत भार 124 ग्राम है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्या दिया गया, a + b = 90 डिग्री, sin a = 3/5 दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि tan b का मान क्या होगा। तो tan b को यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर b बराबर आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री - a लिख सकते हैं। b बराबर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, b यहाँ पर है, a को उधर भेज देंगे तो 90 डिग्री - a हो जाएगा, यानी कि इस b के जगह हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री - a, और tan 90 - a का क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग cot a लिख सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, असल में cot a का वैल्यू चाहिए। तो cot a में आपका क्या हो जाता है, बेस बाई परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटा लंब होता है। तो लंब आपका कितना है 3 है, ये तो आपका परपेंडिकुलर है, लेकिन ये आपका कितना हाइपोटेनस है, लेकिन हमें क्या चाहिए बेस चाहिए। तो हाइपोटेनस थ्योरम से जब 5 और 3 का बेस निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये सिंपल तरीका है, मैंने काफ़ी बार आपको ट्रिपलेट याद रखने के लिए बोला, जैसे कि 3 4 का ट्रिपलेट क्या बनता है 5 बनता है। फिर यहाँ पर आपका सही से नहीं आ रहा, ऊपर लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर उसी तरीके से 8 6 का क्या बनता है 10 बनता है। फिर आपका 12 5 का क्या बन जाता है, यहाँ पर 12 5 आपका 13 बन जाता है। फिर 12 16 आपका क्या बन जाता है 20 बन जाता है। फिर 24 10 का आपका क्या बन जाता है आपका 26 बन जाता है। फिर आपका 25 7 का क्या बन जाता है, सॉरी 24 7 का क्या बन जाता है 25 बन जाता है। तो इस तरीके का आप ट्रिपलेट याद रखिएगा, मैं काफ़ी बार पहले भी बोल चुका हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 3 4 का मैंने क्या बताया 5 बनता है, यानी कि 3 और 5 दिया गया है तो बेस कितना होगा 4, यानी कि बेस यहाँ पर कितना होगा 4, और परपेंडिकुलर यानी कि लंब कितना होगा 3। तो cot a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है √5 और √7 के बीच आने वाली एक परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर है। तो कौन सा रैशनल नंबर है, √5 का जो है लगभग 1 डेसिमल तक मान आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 22 का 484 यानी कि लगभग आपका 2.2 हो जाएगा। और √7 पर जो है √7 का 1 डेसिमल तक आपका मान कितना हो जाएगा 26 का 676 यानी कि 2.6 हो जाएगा। यानी कि जो वैल्यू आना चाहिए वो किसके बीच आना चाहिए 2.2 और 2.6 के बीच आना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में कौन सा होगा, ये तो आपका 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये नहीं होगा, ये आपका 2 पॉइंट समथिंग हो सकता है। यहाँ पर फिर अगला क्या है, ये आपका 4 पॉइंट समथिंग आएगा, नहीं हो सकता, क्योंकि 2.2 और 2.6 के बीच में आना चाहिए। तो 4 तो ये तो आपका बड़ा हो जाता है काफ़ी, तो ये नहीं होगा, ये आपका 2 से छोटा हो जाता है, ये जो आपका 1 पॉइंट समथिंग आएगा जो कि गलत है। ये आपका यही आपका बचा ऑप्शन, तो यही आपका क्या होगा सही आंसर होगा। वैसे निकाल के भी चेक कर सकते हैं, तो इसका हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.2 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.4 आ जाएगा, यानी कि 2.4 है, जो कि इन दोनों के क्या है यहाँ पर बीच में है, इन दोनों के क्या है बीच में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16।
यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जब √3 प्लस √11 का होल स्क्वायर किया जाएगा तो वह संख्या कौन सी होगी, परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर होगी, या फिर अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर होगी, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर होगी, या फिर प्राकृतिक संख्या यानी कि रैशनल नंबर होगी। कौन सी संख्या होगी ये आपसे पूछी जा रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, होल स्क्वायर को तोड़ेंगे। होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे, हल कर लेते हैं यहाँ पर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, √11 का स्क्वायर 11, 11 3 कितना हो जाएगा 14, प्लस 2ab करेंगे तो 2ab कितना हो जाएगा 11 3 33 यानी कि √33। तो √33 का कोई भी निश्चित वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू अनंत तक आता है। तो मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ, जिसका वैल्यू निश्चित ना होकर अनंत वैल्यू आए, तो अनंत तक वैल्यू आए यानी कि जिसका अंत ही ना हो, यानी कि जब इसे आप अंडर रूट निकालने के लिए जाएंगे बेसिक तरीके से, तो पॉइंट के बाद आपका अंक जो है आगे कई अंकों तक चलता चला जाएगा, यानी कि इसका अंत कहीं भी नहीं होगा। तो अगर किसी का अंत ही नहीं है तो उसे a/b फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, और जिसे a/b फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो पूरी संख्या क्या हो जाती है, इरेशनल नंबर होती है। तो ये आपकी क्या है, पूरी इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव में कितने अंक के बाद समाप्त होगा। तो इसे क्या करते हैं, पहले डेसिमल में चेंज करेंगे। तो 3 को 8 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.8 3 24 6, तो 8 7 56 8 5 40। तो ये डेसिमल के बाद यहाँ पर ये जो डेसिमल उसके बाद कितने अंक आए, यहाँ पर 3 अंक यानी कि 3 डिजिट आए हैं। तो डेसिमल के बाद 3 अंक है यानी कि 3 आएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी जो है कार को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी जो है 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ए और सी 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर इस कार को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया कि ए और बी मिलकर 9 दिन में कार को समाप्त कर सकते हैं, फिर बी और सी मिलकर उस कार को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, और फिर दिया गया कि ए और सी मिलकर उस काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 36 यानी कि 36 होगा। 36 को 9 से भाग करेंगे 4, 12 से भाग करेंगे 3, 18 से भाग करेंगे 2। हमें क्या चाहिए, समय चाहिए। तो समय निकालने का मैं फार्मूला क्या बता चुका हूँ, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो आपका क्या दिया गया है, यहाँ पर 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, यानी कि 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी की ये कार्य क्षमता है। यानी कि इस तरीके से है कि ए प्लस बी प्लस सी 2 बार है। टोटल कार्य क्षमता कितने हैं, 4 3 7 2 9। यानी कि अगर तीनों की कार्य क्षमता सिंगल निकालनी हो तो कितनी हो जाएगी, 9/2। यानी कि तीनों का मिलाकर कार्य क्षमता 9/2 है, और दोनों को मिला यानी कि तीनों को मिलाकर करना कितना काम है, 36। यानी कि समय निकालने के लिए टोटल वर्क करना कितना है, 36। कितने की कार्य क्षमता से करेगा, 9/2 से। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 9 चौक 36, 4 दूना कितना हो जाता है 8। यानी कि 8 दिनों में उस कार्य को समाप्त कर लिया जाएगा अगर तीनों मिलकर करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघातीय समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि जो भी आपका यहाँ पर स्क्वायर में नहीं है, जैसे कि यहाँ पर तोड़ेंगे अगर वाई स्क्वायर कट जाता है तो वो आपका द्विघातीय समीकरण नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पर हल कर लेते हैं। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आपका कहीं और आएगा ही नहीं, तो ये कटेगा ही नहीं, यानी कि ये आपका क्या होगा, द्विघातीय समीकरण बनाएगी। यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दोनों इक्वल में है, दोनों क्या, ये प्लस में, ये भी माइनस, ये भी प्लस में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यानी कि ये आपका क्या, द्विघातीय समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना पाएगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। बाकी भी आप चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पर m इंटू 2m करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर। तो 2m स्क्वायर में से m स्क्वायर इधर माइनस भी करेंगे तो m स्क्वायर आपका बच जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जा सकता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। और यहाँ पर भी आपका m क्यूब कट जाएगा, लेकिन m स्क्वायर का वैल्यू बचेगा जब इसे क्यूब करेंगे, तो भी तो m स्क्वायर का बचेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो ये आपका
ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रही है, ऑप्शन नंबर 2 नहीं बना रही क्योंकि एक्स स्क्वायर कट जा रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी हो जाती है तो 779 का भुगतान किया जाता है, तो मूल्य बिल कितना है। तो कोई भी बिल जो है खुद में कितना होता है, 100% होती है। तो 100% में क्या किया गया, 10% की कमी की गई, यानी कि वो अब जो है राशि कितनी है, 90% है। 90% का वैल्यू कितना है, 279। तो 9 से काटेंगे तो ये 10 बार में चला जाएगा, ये आपका 9 × 27 और 1 बार में। हमें क्या चाहिए, 100% का वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 × 10, यानी कि 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 310। ये आपका क्या हो गया, वो आपकी बिल की राशि आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि माध्य बराबर 3 मीडियन माइनस बहुलक बाई पी है, तो पी का मान क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मीन बराबर आपका क्या हो जाता है, मीन बराबर आपका 3 मीडियन, ये फार्मूला आपका होता है जो कि आपको ध्यान रखना होता है। तो फार्मूला क्या हो जाता है यहाँ पर आपका, 2 मीन बराबर 3 मीडियन माइनस आपका मोड हो जाता है, क्या हो जाता है, मोड हो जाता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा कि 2 मीन बराबर 3 मीडियन माइनस मोड होता है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि मीन बराबर 3 मीडियन माइनस मोड बाई ये 2 यहाँ पर आपका चलाएगा। तो ये आपका क्या है, मीन यानी कि माध्य है, 3 मीडियन यानी कि 3 माध्यिका, माइनस मोड यानी कि माइनस बहुलक, बाई क्या है, पी है। तो पी में वैल्यू कितना, बाकी तो सब आपका सेम है जैसे कि यहाँ पर दिया गया, नीचे पी दिया गया, तो यहाँ पर पी के जगह यहाँ पर कितना है, 2 है, यानी कि पी का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। वैसे ये अब आपका फार्मूला होता है, तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। काफ़ी बार आपसे मीडियन और मीन या फिर मॉड या फिर मीडियन कोई 2 में से यानी कि 3 में से 2 देकर आपका एक पूछ लिया जाता है, तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 83 से तो कटने का कोई नियम नहीं होता, ये आपका क्योंकि प्राइम नंबर है तो आपको डायरेक्ट देखना ही पड़ेगा कि कौन सी संख्या कट रही है, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर आप बाई ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये जो आपका 83 से कट रहा है, क्योंकि 83 दूनी आपका कितना हो जाता है, 83 1, फिर आपका कितना 916, तो 166 2 बार में, यानी कि 120 बार में ये पूर्णतः कट रही है, यानी कि ये 83 से ये संख्या पूरा कट रही है, बाकी ये तीनों क्या होगी, नहीं कटेगी। आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या फिर हानि प्रतिशत कितना होगा। यानी कि बोला क्या जा रहा है कि 10 कमीज का क्रय मूल्य यानी कि 10 का सीपी बराबर 8 कमीज के विक्रय मूल्य यानी कि 8 के एसपी के बराबर है। तो यहाँ पर से आपका क्या निकल जाएगा, एक कमीज का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात में वैल्यू निकल जाएगा। तो हल करेंगे, 2 से काटेंगे 5 बार में चला जाएगा, और 2 से ये कितने बार में चले जाएंगे, 4 बार में। तो यहाँ पर आपका CP बाई एसपी कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका CP बाई एसपी कितना आ जाएगा, 4/5, यानी कि एक कमीज को जो है 4 यूनिट में खरीदा और कितने में बेच दिया, 5 यूनिट में बेच दिया। तो 4 यूनिट का सामान 5 यूनिट में बेच रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का। किस पर लाभ हमेशा या फिर हानि हमेशा लगभग समय आपके CP पर गणना की जाती है। तो CP कितना है, 4 % में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, कितना आ जाएगा, 25 कटेगा, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 25% का क्या हो रहा है, लाभ यानी कि प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले निकाल सकते हैं कि राखी ने कितने अंक प्राप्त किए। तो राखी ने 200 का 54%, तो 200 का 54% कितना हो जाएगा आपका, तो 200 का 54%, 54 दूनी 108 अंक होगा, यानी कि राखी ने 108 अंक प्राप्त किया और मोहन ने कितना अंक प्राप्त किया, राखी ने जितना अंक प्राप्त किया उससे 12 अंक कम प्राप्त किया। यानी कि अगर मोहन का अंक निकालना है तो क्या करेंगे, 108 माइनस 12 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 96, यानी कि 96, यानी कि मोहन ने 96 अंक प्राप्त किया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर एक्स और वाई का वैल्यू दिया गया है और आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो चाहे तो आप एक्स और वाई का वैल्यू डायरेक्ट पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी लंबा चला जाएगा। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये असल में 4x² माइनस 5y का क्या बना रहा है, होल स्क्वायर बना रहा है। क्या बना रहा है, जब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 4x² माइनस 5y का होल स्क्वायर बना रहा है। तो अब ये तो आपका थोड़ा सा आसान हो गया। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं, एक्स और वाई का वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। एक्स का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 चौक कितना होता है 100, माइनस वाई का वैल्यू कितना है 2, तो 5 दूनी कितना होगा 10, माइनस 10 कर देंगे, क्या हो जाएगा फिर होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या करना है 100 माइनस 10 तो 90, 90 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 8100 होगा, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 8100। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 0.23 पर रेकरिंग दिया गया है, ये संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर है, परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर है। कौन सी संख्या है ये आपसे पूछी जा रही है। तो ये आपका क्या दिया गया है, रेकरिंग दिया गया है। तो डेसिमल के बाद कौन सी संख्या 2 3 है, कितने अंकों पर रेकरिंग है 2 अंकों पर, तो उतनी बार 99 नीचे आ जाएगा। तो ये किस फॉर्म में लिखा गया है, a/b फॉर्म में लिखा गया है। तो ये a/b फॉर्म में है, तो ये असल में क्या है रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले दो संकेंद्रीय वृत्त के बीच छिरे छल्ले जैसे यानी कि घिरे छल्ले जैसे आकार वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल का मान क्या होगा। तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है एक तरीके से, यानी कि एक वृत्त के अंदर क्या है एक छोटा वाला वृत्त है, यानी कि छोटे त्रिज्या वाला वृत्त है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये जो आपका रास्ता एक तरीके से बोल सकते हैं, ये जो है उसका एरिया क्या है। तो करना कुछ नहीं, इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर और बाहर वाले की कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो ये बाहर वाला का एरिया यानी कि ये बड़े वृत्त वाले का एरिया में से छोटे वाले वृत्त का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये आपके बीच का रास्ता का एरिया यानी कि क्षेत्रफल आ जाएगा। तो करना क्या हम लोग करेंगे πr² माइनस पाई छोटा वाला r², तो हल करेंगे यहाँ पर से आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर जो है इस तरीके से भी अगर पाई यहाँ पर पहले कॉमन ले ले तो अंदर में क्या बच जाता है r² माइनस r², यानी कि ये आपका अगर इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा r माइनस r इंटू आपका r प्लस r होगा। तो ये तरीके से आप फार्मूला तरीके से भी इसे याद रख सकते हैं। तो क्या करेंगे आप वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7, दोनों त्रिज्याओं का अंतर कितना हो जाएगा 14 माइनस 7 करेंगे तो 7, और दोनों त्रिज्याओं का योग कितना हो जाएगा 14 7 21, हल करेंगे 7 से 7 चला गया, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, यानी कि 420 और 42 कितना हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया घिरे छल्ले जैसे आकार का क्षेत्रफल आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि √2 और √3 का गुणनफल क्या है। तो √2 और √3 को जब गुना करेंगे तो ये असल में क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा। तो √6 क्या है, क्योंकि इसका कोई भी निश्चित मान नहीं आएगा। तो अगर कोई निश्चित मान नहीं आ रहा है तो ये क्या होगा अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर होगी, क्योंकि जिसका भी मान अगर निश्चित नहीं हो तो उसे a/b फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो नहीं लिखा जा सकता, तो वह क्या होगा अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। बाकी ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं 4 के बराबर ही है, तो 4 के बराबर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि √6 का बाहर निकालेंगे तो 4 तो आएगा ही नहीं, तो ये गलत है। परिमेय संख्या तो आएगा नहीं, क्योंकि a/b फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, गलत है। कभी कभी परिमेय संख्या और कभी कभी अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या तो कभी भी आ ही नहीं सकती इसकी, तो ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कितने वर्षों में 1600 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 15% वार्षिक दर पर 2116 रुपये हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है 3/20, यानी कि 20 यूनिट की कोई राशि पर 3 यूनिट का ब्याज लगकर अमाउंट कितना बन जाता है 23/20। ये आपके क्या बन गया अमाउंट बाई प्रिंसिपल। तो यहाँ पर उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे अमाउंट बाई प्रिंसिपल लिखेंगे। तो अमाउंट यानी कि मिश्र धन कितना दिया गया 2116 दिया गया और मूलधन कितना है 1600 है। तो क्या करेंगे हल करेंगे यहाँ पर आपका 4 से कट रहा ऊपर नीचे, तो 4 से काट लेंगे यहाँ पर 400 बार में, फिर आपका यहाँ पर 4 × 5 = 20,
फिर आपका यहाँ पर कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 3 तो 4 नंबर 36। तो ये असल में क्या हमें क्या लाना है, 23/20 का जितना पावर हो उस तरीके से बैठाएंगे। तो ये असल में क्या है, 20 का स्क्वायर 400 होता है और 23 का स्क्वायर 529 होता है, यानी कि ये असल में क्या है, 23/20 का होल स्क्वायर है। तो ये जो पावर आया वही आपका क्या है, समय यानी कि टाइम है। तो टाइम कितने का समय लगता है, 2 साल का समय लगता है 1600 की धनराशि 2116 होने में। तो कितने समय लगा, 2 साल। तो यहाँ पर जो पावर था वही समय हुआ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 400 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है, तो 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, टाइम। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, यानी कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 400 मीटर, पुल की लंबाई कितनी है, 600 मीटर, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो 600 + 400 यानी कि 1000 मीटर होगी। हमें समय निकालना है तो दूरी बटा चाल। चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन दूरी मीटर में है तो चाल किस में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। हल करेंगे, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 0 चला गया, 6 से काटेंगे 18 को 3 बार में चला जाएगा, 5 से काटेंगे 100 को तो 20 बार में चला जाएगा, 3 ऊपर गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 60 सेकेंड आएगा। लेकिन आपका समय किस में दिया गया, मिनट में। तो 60 सेकेंड असल में क्या होता है, 1 मिनट के बराबर होता है। यानी कि पुल को पार करने में उस रेल द्वारा कितना समय लगा, तो 1 मिनट का समय लगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। ये आपका यहाँ पर से ग्राफ शुरू हो जाते हैं। ग्राफ में यहाँ पर क्या दिया गया, क्लास, यहाँ पर क्लास के नाम दिए गए, सब्जेक्ट के नाम दिए गए, पास ऑफ स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर 5% दिया गया कि 35% पास हुए मैथ में, और हिंदी में 80%, उसी तरीके से इंग्लिश में 40%, साइकोलॉजी में आपका 75% और बायोलॉजी में 50%। और यहाँ पर फेल होने वाले छात्रों की संख्या दी गई है ग्राफ में। तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। तो दी गई तालिका के अनुसार 11वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो 11वां यहाँ पर कौन सा है, 11वां ये वाला आपका 11वां। तो 11वां में 40% स्टूडेंट क्या थे, पास थे। तो किसी भी कक्षा में खुद में जो है छात्रों की संख्या कितनी होती है, 100% होती है। तो उनमें अगर 100% में से 40% पास है तो फेल कितने होंगे, तो फेल आपका 60% रहे होंगे। 100 - 40 करेंगे तो 60%। और फेल का यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या कितनी दी गई है, 360। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर से काटेंगे तो 6 × 36 यानी कि 6 बार में चला जाएगा। पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर आपसे कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो उत्तीर्ण यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 1% का वैल्यू अगर 6 है तो 40% का वैल्यू चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 6 × 24 यानी कि 240 छात्र क्या हुए, पास हुए, यानी कि उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। ग्राफ आपका सेम है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सभी 5 विषयों में तीनों कक्षाओं अर्थात 10वीं, 11वीं और 12वीं के उत्तीर्ण रहने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, छात्रों की कुल संख्या निकालनी होगी। तो छात्रों की कुल संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर आपको निकाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका क्या दिया गया, पास स्टूडेंट यानी कि पास % ऑफ स्टूडेंट दिया गया 65। तो फेल कितना होंगे, 35। 35% बराबर आपका कितना, 105 है, यानी कि 1% बराबर 3, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 300। दूसरे वाला का निकालेंगे, ये आपका कुल छात्र सभी विषयों का निकल रहा है। यहाँ पर है हिंदी में आपके टोटल कितने छात्र थे, तो 20%, 100 - 80 तो 20, 20 × 120 यानी कि 600 स्टूडेंट। यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, 40 यानी कि 6 × 36, यहाँ भी 600 स्टूडेंट। फिर यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, 25 × 100 यानी कि 400 स्टूडेंट। फिर यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, 50%, 110 यानी कि कितने हो जाएंगे, टोटल कुल छात्र 220 हो जाएंगे। तो सभी विषयों में यहाँ पर छात्रों की कुल संख्या आ गई। तो टोटल छात्र यहाँ पर कितने हैं, तो 6 × 6 = 12, 4 × 16, 16 × 2 = 18, 3 × 21 यानी कि टोटल कितने छात्र, 2120 है। और उनमें से टोटल जो है फेल कितने हो गए, टोटल छात्र इतने हैं और फेल कितने हो गए, तो सभी को यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देते, कितना आ जाएगा आपका, 5, 6, 2, 8, 1, 9 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 3, 2, 5 और 2, 7। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि फेल हुए, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर से। तो हल कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर से। अब 1 0 1 0 चला गया, गुना करेंगे 212
7950। कितना आ जाएगा यहाँ पर से आपका 3 बार में पहले, तो 2 तिया 6, 12 तिया 36, 9 6 15, यहाँ पर 8 में से 3 गया 5, फिर आपका यहाँ पर से 1, कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपका 2 शती, लगभग आपका कितना आ जाएगा 37 दशमलव आपका समथिंग आएगा। तो 37 दशमलव आपका एक ही ऑप्शन में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। ग्राफ आपका सेम है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सभी 5 विषयों में तीनों कक्षाओं अर्थात 10वीं 11वीं और 12वीं में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्र और अनुत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का अनुपात कितना, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है मैंने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर टोटल स्टूडेंट निकाला था। टोटल स्टूडेंट कितने थे, 2120 थे। तो यहाँ पर ये आपका जरूरत पड़ेगी। तो टोटल स्टूडेंट कितने थे, 2120। और नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट कितने थे, ये भी मैंने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। कितना था, 795। यानी कि नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट कितने आ गए, 795। और पास स्टूडेंट कितने होंगे, तो 2120 माइनस 795 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर आपका हो गया कितना 11, तो 9 2 11, फिर आपका 20, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1325। इन दोनों का हमें क्या चाहिए, अब अनुपात चाहिए। 5 से कट रहा है तो काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 6 30, 5 5 25, ये आपका 5 से, तो 15 5 75, 5 9 45, यानी कि 265 अनुपात 159 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। ग्राफ आपका सेम है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किन 2 विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का संख्या सर्वाधिक थी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी का यहाँ पर निकालना होगा कि हिंदी और गणित में पास कितने, उसी तरीके से सभी में पास स्टूडेंट का योग करके देखेंगे जिसका सबसे अधिक होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हिंदी में आपका टोटल कितने पास है, 80% पास है, तो 20% फेल रहे होंगे, यानी कि 20 छक 120, तो 20 आपका 120 है, तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48, यानी कि 480 हिंदी में क्या है, पास है। प्लस गणित में पास कितने हो जाएंगे, तो 65, यानी कि 35, तो 35 तिया आपका कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 6 तिया 18 19, यानी कि 195 क्या है, गणित में पास है। तो टोटल कितने पास हो गए यहाँ पर से, आपका हो गए 5 9 8 7, यहाँ पर आपके ऊपर मैं जोड़ दे रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर 5, फिर आपके कितने हो जाएंगे 9 8 17, हाथ में 1, 4 1 5 1 6, यानी कि 675 क्या है, पास है। अब यहाँ पर क्या देख लेते हैं, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में यहाँ पर पास कितने, मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी में 75% पास है, फेल कितने हैं 100, तो 25% 100, तो 75% कितने हो जाएंगे 300, यानी कि मनोविज्ञान में 300 पास है। हिंदी में कितने यहाँ पर पास आए थे, तो 480, दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो 480 प्लस 300 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से, 4 3 700, यानी कि 780 हो जाएगा यहाँ पर से। अब क्या करेंगे, यहाँ पर से हम लोग मनोविज्ञान में यहाँ पर कितना आया था पास 300, और गणित में यहाँ पर से आपका पास कितना आया था 195 आया था। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे, 300 और 195 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 400 आपका 95 होगा। तो यहाँ पर फिर से आपका सभी का जीव विज्ञान का निकाल लेते हैं। तो जीव विज्ञान का बायोलॉजी में 50% फेल है, 50% पास है, यानी कि 110 स्टूडेंट ही क्या है, पास है। और मनोविज्ञान में कितने पास है, तो 300, योग कितना हो जाएगा 3 1 4 410 होगा। तो यहाँ पर 675 है, 780 है, 495 410 है, सबसे अधिक कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर हमें सबसे अधिक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी संख्या के 5वें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त परिणाम 80 के आधे के 10वें भाग के आधे का 3 गुना होता है, तो वह संख्या क्या है। तो करना कुछ नहीं है, जिस तरीके से बोला जा रहा है उस तरीके से पुट करना है। तो संख्या यहाँ पर हम लोग क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, संख्या यक्स मान लिया, उसका 5वां भाग यानी कि इसका क्या हो जाएगा 5 से भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है, यानी कि इस पूरे को क्या करेंगे 3 से विभाजित किया जाएगा, तो परिणाम कितना हो जाता है 80 का आधा का 10वां, 80 का आधा कितना हो जाता है 40 का 10वां, यानी कि 10 से भाग का आधा, यानी कि 1/2 का 3 गुना, यानी कि 3 गुना है। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो 1 0 चला गया, 2 से काटेंगे 4 को तो 2 बार में चला जाएगा, 3 आपका क्या हो जाएगा 5 में गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यक्स बटा 15, 15 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 30 तिया 90, यानी कि यक्स का वैल्यू कितना आ गया 90। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं, इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।
और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।